हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो डरे हुए हैं। कल हिंदी का एग्ज़ाम है और सप्रसंग व्याख्या करने अभी तक नहीं आता। खास करके 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं भाई, उनको तो सही में सप्रसंग व्याख्या किस तरीके से करना है हिंदी में उनको मालूम ही नहीं है। देखिए, हिंदी में क्या है ना कि जैसे ही आप 11th क्लास में आते हो तो एकदम से ये नया टॉपिक आपको देखने को मिलता है ना, कुछ नयापन आपको देखने को मिलता है हिंदी में। वो है सप्रसंग व्याख्या। एक कविता दी जाएगी, उस कविता की व्याख्या करनी होगी। आपको एक गद्य जो खंड होता है, मतलब एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको उसकी भी व्याख्या करनी होगी। यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर के, 6+6 यानी कि टोटल 12 नंबर। भाई 12 नंबर मैटर करता है यार। 12 नंबर तो भाई बहुत आगे आपके स्कोर को लेके जा सकता है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आप सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे कि आपको ना सप्रसंग व्याख्या में पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर 6 नंबर का है तो कम से कम 5 तो मिल ही जाए भाई, ठीक है। और जो गद्य खंड है, चलो काव्य खंड की बात करें, काव्य खंड में थोड़े बहुत नंबर आपके कट भी जाएंगे, लेकिन गद्य खंड में तो भाई बिल्कुल नहीं नंबर आपके कटने चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो हमारे को 5 हेडिंग के तहत क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है किसी भी गद्यांश और किसी भी काव्यांश की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अवतरण लिखना है। अवतरण में कहाँ से कहाँ तक व्याख्या आप करनी है, मतलब कौन सी लाइन है और उस लाइन का एंडिंग क्या है। लाइनिंग जो लाइन है उसकी शुरुआत के कुछ लाइन आपको लिख देने, 2-3 जो वाक्य है, जो शब्द है उसको लिख देना है, और उसकी एंडिंग कहाँ हो रही है उसके भी 2-3 लाइन आपको लिखना है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा किस तरीके से की जाती है, इसको अवतरण को हम कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है संदर्भ। वे संदर्भ में क्या लिखते हैं, तो संदर्भ में कवि का नाम लिख दोगे आप, कविता का नाम लिख दोगे, और इसके अलावा वो जो कविता है वो किस ग्रंथ से ली गई है, और थोड़ा सा आप कविता की विशेषता भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें मैटर करता है संदर्भ में, एक तो कवि का नाम और दूसरा कविता का नाम। ये तो होना ही चाहिए भाई, ये डाल देते हो तो काम आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसंग। अब भाई प्रसंग में क्या लिखोगे आप, प्रसंग में लिखोगे भाई कौन कह रहा है ना, किसने मतलब इस बात को कहा है और क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दोगे। क्यों कहा जा रहा है, कोई भी वाक्य जो कही जा रही है, अब जो बात बताई गई है उसको क्यों बोला जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको, मतलब ये सारे क्वेश्चन के उत्तर आपको प्रसंग में देना होता है। प्रसंग में ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना आपने को, बल्कि बस उस कविता में क्या समझाने की कोशिश की गई है उसको आपको समझा देना है। लगभग 2 लाइन लिख दो, बहुत है भाई, 2 से 3 लाइन काफ़ी होता है प्रसंग में, ठीक है। ज़्यादा लेंथी अपने को प्रसंग नहीं लिखनी, अपने को व्याख्या करनी है। मेन जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं लगभग 3 नंबर तो आपको व्याख्या लिखने के, 3 से 4 नंबर आई थिंक आपको व्याख्या करने के ही नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके लगभग 1 नंबर, आधे नंबर आपको दिए जाते हैं संदर्भ प्रसंग वगैरह लिखने के। मेन जो नंबर आपको दिए जाएंगे वो व्याख्या को। अब देखिए, व्याख्या कैसे करना है अपने को, व्याख्या जो करना है ना वो अपने शब्दों में लिखना है। कविता का जो भाव है उसको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, सेम कविता को नहीं उतार देनी। जो गद्य खंड होता है उसमें भी हम सेम गद्यांश को नहीं उतार देंगे, वहाँ पे उन गद्यांश को पढ़ के समझ के अपने शब्दों में उसको लिखना होता है। और यही काम अपने को कविता में भी करना है, कविता को समझना पड़ता है। तो भाई बहुत सारी कविताएं आपकी 11th क्लास में है, 12th क्लास में आप अगर है तो 12th क्लास में भी आपके बहुत सारी कविताएं हैं, आप उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में आपको कम से कम जानकारी तो होना चाहिए ना भाई, ठीक है, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको साहित्य सौंदर्य लिखना होता है। साहित्य सौंदर्य में क्या चीज़ें बताते हैं, तो साहित्य सौंदर्य में आप सबसे पहले भाषा बताएंगे कि भाई किस प्रकार की भाषा का यूज इसमें किया गया है ना, रस कौन सा है, छंद कौन सा यूज किया गया है, अलंकार कौन सा है। इन सारी चीज़ों को आप किस में लिखते हैं, साहित्य सौंदर्य में लिखते हैं। तो आई होप कि भाई आपको किस तरीके से व्याख्या का पैटर्न क्या होता है, सप्रसंग व्याख्या करने का मेन पैटर्न क्या है उसको आप समझ चुके हैं। सबसे पहले अवतरण हम लिखते हैं जिसमें कहाँ से कहाँ तक आप किस लाइन की व्याख्या करने वाले हैं उसको दर्शाते हैं। एग्जाम्पल अभी आगे आपको मिलने वाला है। उसके बाद संदर्भ, कवि और कविता का नाम लिख दे, है ना, किस ग्रंथ से लिया गया है वो लिख दे। अब प्रसंग में हम बता देते हैं कि भाई मेन जो है वो कविता में क्या बताने की कोशिश की जा रही है या गद्यांश में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। व्याख्या में भाई अपने शब्दों में उसकी उन लाइनों की व्याख्या कर देनी है। और साहित्य सौंदर्य में भाषा शैली जो है, रस है, छंद है, अलंकार है, इन सभी चीज़ों को हम बताते हैं। चलिए आगे हम एक एग्जाम्पल देंगे। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे क्या है आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
मैं एक मतलब दोहा लेकर आया हूँ और ये आपके एग्जाम में भी व्याख्या करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको एक लाइन दे दिया, मतलब एक आपको कविता दे दी जाएगी। ये कबीर के दोहे, कबीर का दोहा है, ये दोहा टाइप है, कविता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, आरे ये दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बराई, गागर छुवन ना देई, वेश्या के पायन तल सोवे, है ना, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़ाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बराई, हिंदुवन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन राह है जाई। मतलब ये आपके कबीर के दोहे हैं, कुछ कविता टाइप में है। तो अब इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे वो समझाया जाएगा आपको। देखिए अगले पेज पे मैं लेकर आया हूँ सारा कुछ आप लोगों के लिए, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। सब कुछ आपको वैसे सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा, लेकिन 11th क्लास में बच्चे मेहनत कहाँ करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या बताना है इसमें, अवतरण, है ना। अवतरण में आप क्या करेंगे, जैसे अरे ई दोहू, जैसे ये पहला लाइन क्या था, अरे ई दोहू, तो इसको हमने अवतरण में पहला ले लिया और ऐसे डॉट डॉट का निशान लगा के आपको सबसे लास्ट का लाइन लिख देना है, ठीक है। राह है जाई, इस तरीके से आपको क्या करना है, अवतरण में कहाँ से कहाँ तक है इसको इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये बात समझ गए। संदर्भ, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो आप कविता का नाम लिख सकते हैं, कवि का नाम लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो प्रस्तुत पंक्ति है वो हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग भक्ति कालीन की निर्गुण भक्ति काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर दास जी की रचना से उद्धृत है। मतलब ये जो कविता है वो कबीर दास की रचना से ली गई है ना, ठीक है। तो कबीर के दोहे से इसको लिया गया है ना, बीजक जो है, बीजक ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया है। तो ये संदर्भ में आप बता देंगे। प्रसंग में क्या बताते हैं भाई, प्रसंग में थोड़ा सा आपको क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है उसको समझाना है। तो देखिए प्रसंग को हम 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि कबीर दास जी ने दोनों धर्मों, यानी कि वैदिक धर्म जो है हमारा सनातन धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म है, और जो इस्लाम धर्म है, दोनों ही धर्मों में जो भी आडंबर है, जो छुआछूत है, जाति प्रथा है ना, मांसाहार, घर घर ही में ही क्या कर रहे, विवाह कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही धर्मों में जो कमियां है उसको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आप क्या किस में बता देंगे, आप प्रसंग में बता देंगे। अब हम बात कर रहे थे व्याख्या में। भाई व्याख्या में जो कुछ भी आपको उसमें से समझ में आया वो सारी चीज़ें आपको समझाना है इसमें। देखिए व्याख्या में आप क्या बताएंगे, कबीरदास जी कहते हैं हिंदुओं के विषय में कबीरदास जी ने सबसे पहले बोला है कि वर्ण भेद में विश्वास करते हैं, है ना। वर्ण भेद यानी कि जाति के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है वो निम्न वर्ग के व्यक्ति को अस्पृश्य मानता है, यानी कि अछूत मानता है, और अपने पात्रों में यानी कि बर्तनों को उसको छूने नहीं देता है, परंतु खुद ही वैश्यागमन में लीन रहता है ना। वैश्या जो होती है उनके साथ लीन रहता है, अपना विलासतापूर्वक जीवन जीता है, और इसी मतलब निम्न कर्मों में वो ब्राह्मण लोग भी क्या है, जुटे हुए हैं, ठीक है। तात्पर्य यह है कि हीन कामों में लीन है, केवल श्रेष्ठ होने का वो क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो ये बात किसके बारे में कह रहे हैं, हिंदुओं के बारे में। मुसलमानों के बारे में आगे क्या लिखते हैं कि मुसलमानों की दशा भी कुछ भिन्न नहीं है, मतलब उनकी दशा भी कुछ अलग नहीं है, वो भी दिखावा करते हैं। पीर औलिया जो है बनकर माया मोह से दूर, और दूसरी ओर अपनी रसना के आगे विवश है, ठीक है। केवल स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, मतलब अपने स्वाद को मतलब अपने स्वाद को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं। जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जो जीवों को मारते हो खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। समाज के नीतियों के प्रतिकूल रक्त संबंधों में विवाह करते हैं, यानी कि आपस में विवाह संबंध स्थापित करते हैं। तो रक्त संबंधित जो है उसमें वो क्या कर रहे हैं, विवाह संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या है, राह से भटक चुके हैं। दोनों ही धर्म में क्या है, बहुत सारी कमियां हैं। इस प्रकार इन दोनों को ही ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, दोनों को ही ईश्वर की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये बात कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्याख्या भी समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि 6 नंबर में भाई यही क्वेश्चन आ जाता है तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, है ना, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो।
तो भगवान से हम दुआ करते हैं कि भाई कल के एग्ज़ाम में आपके ना यही व्याख्या नज़र आ जाए भाई। सही में तुम तो फिर कमेंट के नीचे, मतलब इस वीडियो के कमेंट के नीचे कितने कमेंट डालोगे पूछो मत। ठीक, अब देखिए साहित्य सौंदर्य में क्या बताते हैं। साहित्य सौंदर्य में आप भाषा बताएंगे कि भाई किस भाषा को का यूज किया गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, भाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा जो है बिल्कुल सरल स्पष्ट है। जैसे यहाँ पे संदूकरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो आप संदूकरी भाषा बता देंगे। रस जो है वो शांत रस का इस्तेमाल किया गया है ना। छंद जो है वो पद है, पद के रूप में व्यक्त किया गया है ना। गुण कैसा है, प्रसाद, प्रसाद गुण है। ठीक है, अलंकार तो भाई बहुत सारे अलंकार है, जैसे कि इस तरीके से आपको शब्द मिलते जुलते आ जाए तो अनुप्रास अलंकार ही लिख देंगे आप। ज़्यादातर में क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार होते हैं, तो आपको शब्द भी ढूंढने पड़ेंगे कि भाई कहाँ पे अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि धोए धाए है ना, धोए धाए जो शब्द है उसमें अनुप्रास अलंकार है अपना। मुर्गी मुर्गा जो है इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से शैली भी शैली मुक्त शैली है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको भाई पढ़ना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए छंद के बारे में, रस के बारे में, अलंकार के बारे में। 2-3 चीज़ भी आप इसमें लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि सारा भाषा, रस, छंद, गुण, अलंकार, शैली सब कुछ आपको डालना है। आप अगर भाषा बता देते, आप रस बता दें, आप अलंकार भी सेलेक्ट कर देते, 3-4 चीज़ आप बता देते हैं, आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको कितने हेडिंग में करना है इसका, 5 हेडिंग। सबसे पहले अवतरण लिखना है, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, और फिर अंत में अपने को साहित्य सौंदर्य भी बताना है। यानी साहित्य सौंदर्य लिख दो या फिर काव्य सौंदर्य, एक ही बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाई सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बाकी देखो कल आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बना दूं। अब या तो वो अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर हो सकता है, या फिर जो अंतराल वाली जो आपकी बुक है उसके ऊपर हो सकता है। तो देखता हूँ अगर टाइम मिलता है, क्योंकि भाई हिंदी आपको पता है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वो तो आप लोगों के कमेंट की वजह से मैंने वीडियोस बना दी है। ठीक है, मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और हिंदी के बाद आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम है। तो भाई तो हिस्ट्री तो यार मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारी तैयारी करवाने वाला हूँ ना भाई, पूछो मत, ज़बरदस्त तैयारी होगी हिस्ट्री की। ठीक है ना, तुम लोग बस रोशन सा स्टडी पॉइंट का ही नाम लोगे हिस्ट्री में, और किसी चैनल का नाम तो लोगे ही नहीं। ठीक है, तो मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर करके जाना भाई। ठीक है, अपने दोस्तों को रोशन सा स्टडी पॉइंट के बारे में ज़रूर बताना, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।